हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू फिजिक्स की पाठशाला। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर एक टॉपिक है चैप्टर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में ऑफ क्लास 12। इस टॉपिक को, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है एंड विद क्वेश्चंस, इसको एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दिस यू कैन सी फ्रॉम द थंबनेल ऑफ द वीडियो दैट दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। क्या क्या हम इसमें कवर करेंगे वो मैंने एक नटशेल में लिखा हुआ है। कैपेसिटर्स की डेफिनेशन, उसकी यूनिट डिस्कस करेंगे। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमारे सिलेबस में है वो हम कवर करेंगे। और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली फिलअप कर दें तो देन उसके कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आएगा। एंड उसके बाद जैसे हम क्लास 10th में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टर्स कनेक्ट करते थे सीरीज पैरेलल में, वैसे ही कैपेसिटर्स भी एक सर्किट में कनेक्ट किए जा सकते हैं इन सीरीज एंड पैरेलल। तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी एंड देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स तक, उसके बाद क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कैपेसिटर्स कैपेसिटर बेसिकली एक अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स है। अगर हम बात करें, this is basically an arrangement of two conductors with insulating material in between, right? तो दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट और उसके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल का भर दिया जाना। तो हमेशा जरूरी नहीं कि कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हम भरें उसमें। एयर इंसुलेटिंग है, राइट। एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो अगर मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर लेता हूं, जैसे कि इसके बारे में हमने पढ़ा है, इस स्फेरिकल कंडक्टर में मैं कहता हूं कि इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि टोटल चार्ज है प्लस क्यू। और इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है। तो जब तक ये स्फीयर अनचार्ज था तो इसका कोई पोटेंशियल नहीं था। जब इसको मैंने चार्ज क्यू दे दिया और ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो गया? के क्यू बाय आर। एंड नीडलेस टू से, आप ये के जानते हैं, ये के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब capacitance is defined as the ratio of the charge given to a conductor to the potential to which the conductor is raised। आप जितना चार्ज देते हैं कंडक्टर को अपॉन जो पोटेंशियल से उसकी वैल्यू बढ़ गई, जो पोटेंशियल उसकी पहले नहीं थी। पहले मान लीजिए अनचार्ज था तो जीरो पोटेंशियल था, अब उसकी पोटेंशियल कहाँ रीच कर गई? वी पे। तो क्यू बाय वी का रेशियो होता है कैपेसिटेंस। तो हालांकि हम देख सकते हैं कि इसकी एसआई यूनिट जो है, चार्ज की है कूलम और पोटेंशियल की है वोल्ट। तो हम इसे कूलम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं, बट इसको एक सिंगल नाम से जाना जाता है, एसआई यूनिट इसकी, एज फैरड। FARAD, फैरड, सिंबल कैपिटल एफ, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट माइकल फैराडे। बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किया था। अब तो अगर हम देखें कि इस एक्सप्रेशन में सी कैसे निकलेगा इस कंडक्टर के लिए, तो वी है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। दैट मीन्स मेरा कैपेसिटेंस, जो कि बाय डेफिनेशन क्यू बाय वी है, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वेरी क्लियर टू सी। दैट मीन्स एक स्फेरिकल कंडक्टर एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। अब आप इसमें सोचेंगे कि इसमें दो कंडक्टर्स कहां पे आए? पहले डेफिनेशन में लिखा हुआ इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। नाउ इस कंडक्टर का पोटेंशियल है v, किसके रेस्पेक्ट में है? इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक दूसरा कंडक्टर होगा जिसका पोटेंशियल क्या है? जीरो। और इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या है? v। तो दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? v।
So in this case, the second conductor is considered to be at infinity. तो इस स्फीयर का जो कैपेसिटेंस हुआ वो हो गया 4 pi epsilon naught r। अगर मैं अपने अराउंड बिगेस्ट पॉसिबल स्फीयर को इमेजिन करूं तो वो अर्थ है। सो फॉर अर्थ दिस r is 6.4 10 raised to the power 6 meters, जिसको हम किलोमीटर में 6400 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो हम पाएंगे कि कैपेसिटेंस फॉर अर्थ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स 711 माइक्रोफैरड। Isn't it so surprising that for such a big sphere which has a radius of the order of 6400 kilometers on which we all are standing, it has merely a capacitance which is of the order of microfarads 10 to the power minus 6। That means फैरड तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई, माइक्रोफैरड ही अर्थ के बराबर के एक स्फीयर का कैपेसिटेंस माइक्रोज में है। तो हम जनरल अपने सर्किट्स में पाएंगे, generally we would find the capacitance values to be in nanofarad and picofarad। So हमें सरप्राइज नहीं फील करना चाहिए कि ये वैल्यूज इतनी कम कम क्यों लेते हैं, नैनो पिको में क्यों चले जाते हैं, हम 2 3 4 5 क्यों नहीं लेते, बिकॉज ये बहुत बड़ी वैल्यूज हैं फैरड की और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नैनो फैरड एंड पिको फैरड आपके रिविजन के लिए बता दूं, नैनो इज 10 टू द पावर -9, पिको इज 10 टू द पावर -12, माइक्रो इज 10 टू द पावर -6। ये सारे प्रीफिक्सेस आप क्लास 11th में कर चुके हैं। अब कैपेसिटेंस जब सर्किट में लगाते हैं तो कैपेसिटेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर्किट में, तो उसका सर्किट सिंबल है ऐसे। ऐसे दो हम पैरेलल बार्स दिखाते हैं एंड दो लीड्स जो दो वायर्स हैं उसके साथ कनेक्ट हो गए हैं, इस तरह से इसको दिखाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, और दूसरा होता है इस तरह से, इस पे एक एरो बना देते हैं, दिस इज वेरिएबल वैल्यू कैपेसिटर, इसकी वैल्यू आप वेरी कर सकते हैं। अब कैपेसिटेंस डिपेंड किन किन चीजों पे करता है, तो उसके लिए हमारे सिलेबस में देखिए कैपेसिटर बहुत टाइप्स में शेप्स में आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमारे पास हमारे सिलेबस में मेनली है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कैसे दिखाएंगे, we will take two metal plates connected by leads and इसको आपको चार्ज करने के लिए एक सेल से कनेक्ट करना होगा। तो देखिए अगर आपने इसको सेल से कनेक्ट किया तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल will release electrons, these electrons will go through the wire and will make this plate negatively charged, the plate on the right hand side negatively charged। As a result इन दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल d और इन प्लेट्स का एरिया है a, ईच प्लेट का एरिया है a। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आने पर ये जो लेफ्ट साइड वाला प्लेट है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होंगे और वो रिपेल होके इस वायर में आ जाएंगे और फ्लो करके वापस सेल में चले जाएंगे। तो सर्किट में करंट का फ्लो हमारा सेट हो गया। अब ये कन्वेंशनल करंट नहीं है, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कन्वेंशनल करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, सेल के पॉजिटिव से सेल के नेगेटिव में, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन का मोशन इसके ऑपोजिट होता है। खैर अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अभी हम कैपेसिटर पे अपना फोकस करते हैं। तो हमारे पास इस प्लेट में यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले जाने के कारण इस पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया। अब हमने पढ़ा है कि अगर ये मैंने बहुत बड़ा करके एग्जैजरेट करके डायग्राम दिखाया है, ये प्लेट का एरिया बहुत बड़ा होता है टू हैव एन इफेक्टिव सब्सटैंशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। इस प्लेट का एरिया बहुत बड़ा होता है और इनके बीच का जो डिस्टेंस d होता है ये बहुत कम होता है। तो इफेक्टिवली दैट मीन्स, अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लेते हैं हम। इफेक्टिवली दैट मीन्स अगर मैं इन दो प्लेट्स के बीच में कोई पॉइंट लूं तो मैं
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन प्लेट्स की वजह से ऐसे सोच सकता हूं कि ये प्लेट मेरे इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट साइज का है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट प्लेट के लिए एट एनी डिस्टेंस नियर टू इट, वैसे डिस्टेंस का फर्क पड़ता नहीं है, इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है। अगर आपने ये नहीं देखा तो चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो प्लीज देखिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट विल बी दिस साइड एंड दिस वैल्यू विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नीडलेस टू से आपको अब पता है कि ये सिग्मा क्या चीज है, ये सारे बेसिक्स में अब आते हैं। राइट, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट टॉपिक पे हैं। तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, सो बेसिकली आपका क्यू बाय ए जो है वो सिग्मा के इक्वल है बाय डेफिनेशन, दिस वी नो फ्रॉम आवर चैप्टर 1 नॉलेज। नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, सो दिस विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो गए हैं, दैट मीन्स जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, as both the electric fields due to both the plates are in same direction. This will make it sigma by epsilon naught. Right? आप इसे लिख सकते हैं सिग्मा को q by a, ये हो जाएगा आपके पास। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, सो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस। दो प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय जो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में एग्जिस्ट करती है। इसी चैप्टर में एक फॉर्मूला हमने किया है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। तो पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस, दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D। बाय डेफिनेशन अभी अभी हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस होता क्या है, Q बाय V का रेशियो होता है। तो ये हो गया Q बाय V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। This is the value of capacitance of a parallel plate capacitor. Let me denote this by C naught to represent that between the plates of the capacitor the medium is air or free space. ठीक है, इसको मैं C naught से denote कर रहा हूं, which is epsilon naught A by D. Right? अब क्या होगा अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई ऐसा मीडियम भर दूं जो कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो और जिसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑब्वियसली होगा। तो देखते हैं, ये रहा मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द लीड्स। अब मैं पूरा सेल नहीं दिखा रहा हूं, इधर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मैं एक इसको फिल अप कर देता हूं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, कंप्लीटली फिल अप कर दिया पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। ठीक है, तो अब जब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि देखो, जब कैपेसिटेंस हमने निकाला अभी अभी कि जब हमारे पास एयर फिल अप होगा सो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाय D। सो देन व्हाट विल हैपन, कैपेसिटेंस विद एयर इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D, करेक्ट। अब इसमें हमने एक मीडियम भर दिया है which is obviously an insulating medium. तो दैट मीन्स इसका कैपेसिटेंस अब चेंज होके एप्सिलॉन A बाय D हो जाएगा, करेक्ट। और हम जानते हैं फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ चैप्टर 1, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट जो होता है दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इटसेल्फ, दैट बिग इटैलिक्स K। तो देयरफॉर C इज इक्वल्स टू, आप इसे लिख सकते हैं this italics K dielectric constant times epsilon naught A by D। और epsilon naught A by D क्या है? C naught के इक्वल है। epsilon naught A by D किसके इक्वल है? C naught के इक्वल है। C naught क्या है? वो वाला कैपेसिटेंस जो एयर जब मीडियम था बीच में तब जो कैपेसिटेंस था। तो मीडियम के साथ कैपेसिटेंस क्या हो गया?
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स सी नॉट। दैट मीन्स एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम माइका की बात करूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बुक में लिखा हुआ पाएंगे 6 है वैल्यू। दैट मीन्स अगर पहले एयर में जो कैपेसिटेंस था आप उसको माइका उसमें डाल देंगे तो उसका कैपेसिटेंस 6 टाइम्स हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस विल बिकम 6 टाइम्स सी नॉट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद टू हैव मोर क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली भरने के तरीके हैं। जरूरी नहीं कि हमें हमेशा इसको हम पूरी तरह से भरें, या हम अलग अलग मीडियम्स भी यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक आपके पास ऐसा सिचुएशन है, इसमें आप एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे करके भर देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक आप ऐसे करके भर देते हैं, और इसको आप कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप कहते हैं K2। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए जो प्लेट एरिया है वो A है, लेकिन दोनों जिस डिस्टेंस पे भरे हुए हैं वो D/2 है। दोनों आधे आधे भरे हुए हैं, टोटल गैप है D। तो अब आप इसको एनालाइज कैसे करेंगे? देखिए, इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू टू कैपेसिटर्स लाइक दिस। ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाली लीड हो गई, ये नीचे वाली लीड हो गई, और ये दो कैपेसिटर्स बीच में इस वायर से कनेक्टेड हैं। इनको ऐसे जोड़ दिया जाए क्योंकि बीच में ये जो वायर है, ये वायर के बीच में कुछ नहीं है, तो बेसिकली ये दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल पे हैं। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ये वाला मीडियम K1 से भरा हुआ है और ये वाला मीडियम K2 से भरा हुआ है, और ये सीरीज में है। ठीक है, तो अब हम इसको सीरीज पैरेलल तो अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो हम इसे ये देखते हैं कि हम इसकी कैपेसिटेंस को लिखेंगे कैसे। तो देखिए, कैपेसिटेंस इस फर्स्ट वाले का हम लिखेंगे, द फर्स्ट कैपेसिटेंस इट इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। सिमिलरली सेकंड वाला it will be K2 epsilon naught A upon D/2. So this will be 2K2 epsilon naught A by D. अब ये दोनों बैक टू बैक सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें सीरीज का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कहां से आया, इसको हम अभी थोड़ी देर में डिराइव करेंगे और फिर इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। सी सीरीज इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इजंट इट सरप्राइजिंग, रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ दिखने वाला फॉर्मूला पैरेलल के लिए आता था। सिमिलरली अब हम अगर यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ऐसे लें जिसमें एक मीडियम हम ऐसे करके भर दें K1, और दूसरा मीडियम जो है वो हम ऐसे करके भर दें एंड दिस इज K2। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो दोनों ने प्लेट एरिया लिया है वो है A/2 लेकिन दोनों की जो विड्थ है, फिलअप करने की विड्थ है, वो D है दोनों के लिए। चाहे आप ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, दोनों के लिए D है। लेकिन प्लेट एरिया कितना है इन्होंने कवर अप किया है A/2 का। राइट, सो अगर आप देखें तो इफेक्टिवली आप ये कह सकते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू दिस लीड coming and this plate is there, this lead is coming, this plate is there, and ये यहां से ऐसे करके कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपका कैपेसिटर K1 भरा हुआ है और यहाँ पे आपका K2 भरा हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके
जो दोनों एंड्स हैं, दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, दिस इज कनेक्टेड टू दिस एंड. So this plate and this plate, the upper two plates are connected to this end, and the lower two plates are connected to this end. Here are the lower two plates connected to this end. Correct? So therefore, यहाँ पे ये कैपेसिटेंस आपका क्या हो गया? तो अगर आप इसे कैपेसिटेंस C3 and C4 कह दें, so C3 will be equal to K1 epsilon naught A by 2 upon D, and C4 is equals to K2 epsilon naught A by 2, प्लेट एरिया A है ना, अपॉन D. अब ये हैं दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में. दैट इज कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज द सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस. सो इट विल बी C3 प्लस C4. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे जब हम थोड़ा सा खुद को कन्विंस कर लेंगे कि हाँ ये दोनों सीरीज एंड पैरेलल के फॉर्मूले आते कहां से हैं, व्हाई दिस कम्स लाइक दिस. ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये सिखा दिया कि इसमें डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो ब्रेकअप इसका कैसे होगा, कैसे इसको ब्रेकअप किया जाएगा. अब सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन पे आते हैं. सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखिए कि अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं लाइक दिस, कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स इज प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल V. तो देखिए नेगेटिव चार्ज के लिए आपका ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है सर्किट में, तो कौन सा प्लेट कौन सा चार्ज लेगा, ये लॉजिक मैंने आपको सिखा दिया है. अब इसमें दोनों में चार्ज होगा सेम, बिकॉज ये सीरीज में है, एक ही वायर से कनेक्टेड है. तो यहाँ पे ये प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू. लेकिन दोनों का पोटेंशियल होगा अलग अलग. क्यों पोटेंशियल होगा अलग अलग? क्योंकि दोनों के कैपेसिटेंसेस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है. इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है. ठीक, अब देखिए टोटल जो पोटेंशियल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो टोटल पोटेंशियल इज V1 प्लस V2. और अभी हमने सीखा दैट कैपेसिटेंस इज Q बाय V. तो यहां से V को लिखा जा सकता है Q बाय C, इजंट इट? तो V को हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज Q अपॉन C सीरीज इज इक्वल्स टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2. तो हमारे पास आ गया 1 बाय C सीरीज इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, और C सीरीज इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. अगर हमारे पास यही n कैपेसिटर्स हों, सीरीज में लगे हुए, तो 1 अपॉन C सीरीज हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, एंड द सेम पैटर्न विल गो अप टू 1 अपॉन Cn. ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आया कि कैसे करके ये सीरीज का फॉर्मूला दो कैपेसिटर के लिए ये बन जाता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. सो दिस इज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड. अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए आपके पास ऐसे करके दो कैपेसिटर आप लीजिए, इसको कनेक्ट करिए सेल के साथ. अब यहाँ पे नेगेटिव के साथ आप जो प्लेट कनेक्टेड है वो नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव के साथ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज. दोनों क्योंकि पैरेलल में लगे हैं, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल, अगर ये पोटेंशियल V है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, राइट? क्योंकि दोनों के नेगेटिव प्लेट्स एक ही एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के पॉजिटिव प्लेट्स भी एक ही एंड से जुड़े हुए हैं. इसमें क्या डिफरेंस आएगा? जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा.
अगर टोटल चार्ज बैटरी ने क्यू प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे चार्ज होगा प्लस Q1 माइनस Q1, यहाँ पे प्लस Q2, यहाँ माइनस Q2। कैपेसिटेंसेस अलग अलग ही हैं C1 C2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल चार्ज Q सप्लाइड बाय द बैटरी और द सेल इज Q1 प्लस Q2। आप Q को लिख सकते हैं C इंटू V, तो C पैरेलल टाइम्स V इज C1V प्लस C2V, तो C पैरेलल हो गया C1 प्लस C2। और सिमिलरली n कैपेसिटर्स के लिए इट विल बी C पैरेलल C1 प्लस C2 डॉट डॉट डॉट, द समेशन विल एक्सटेंड अप टू n कैपेसिटेंसेस। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल सीख गए हम। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से एंड इनको सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.5। एनसीईआरटी ने रिवाइज्ड एडिशन निकाली है, वो वाला परचेस कर लीजिए। इसमें कहता है कि एक कैपेसिटेंस है, जब इसके बीच में मीडियम एयर है तब इसका कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैरड। तो कहता है इसके बीच में इसका डिस्टेंस है d, तो वह कहता है कि नया डिस्टेंस d डैश इज मेड d/2, डिस्टेंस कर दिया हाफ, और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया ऑफ वैल्यू 6। सो व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस? सो द सिचुएशन इज द सेपरेशन हैज बीन मेड हाफ and a dielectric constant 6 has been filled inside it, completely filled inside. What will be the capacitance? So capacitance will be dielectric constant K epsilon naught A by D dash. So it will be, this is equal to 6 epsilon naught A upon D by 2. So that becomes 12 times C naught. So that is 12 into 8 picofarad. So that is 96 picofarad will be the answer. Now let us take question number 2.6. In NCERT, the question number 2.6 says there are 3 capacitors connected to a 120 volt source. All the capacitances are 9 picofarad in value, and it is saying that what is the total charge supplied by the cell and what is the potential across each. So potential across C1, potential across C2, and potential across C3. Intuitively, we can tell, since the value of the capacitances are equal, so the potential will divide equally, but we will calculate it, that's better. So see, all the 3 capacitances are in series, right? So series ka formula, 1 by C series is 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9, that is 3 by 9. So C series is equals to 3 picofarad. So total charge supplied by the cell will be C series times the total voltage, that is 3 into 10 raised to the power minus 12 into 120. So this gives you the answer 360 picocoulomb. ठीक है, अब अगर आप पोटेंशियल की बात करें, सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू Q बाय C, Q टोटल बाय C1। यहाँ पे Q1 बाय C1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, सीरीज में जब लगता है तो सब में चार्ज सेम आता है। सो जो टोटल चार्ज सप्लाई किया है वही चार्ज तीनों में आएगा। Q टोटल बाय C1, दैट इज 360 into 10 to the power minus 12 upon C1, that is 9 picofarad, that is 40 volt. सिमेट्रिकली सेम कैलकुलेशन सबके लिए होगी,
सो पोटेंशियल अक्रॉस ईच विल बी 40 वोल्ट। अगर ये कैपेसिटेंसेस अलग अलग होते तो आपको Q टोटल बाय C1 की वैल्यू अलग मिलती, Q टोटल बाय C2 की वैल्यू अलग मिलती, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.9, वो कहता है 2.8 से ये रिलेटेड है, तो पहले अगर हम 2.8 कर ले तो बेहतर रहेगा। 2.8 में कहता है कि एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। तो पूछ रहा है कैपेसिटेंस कितना है। कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, वेरी सिंपल, और यू विल गेट 18 पिकोफैरेड। इसके बाद कहता है कि अगर आप इसे एक वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट से कनेक्ट करें, 100 volt. This is given in the question. So what will be the charge supplied by the voltage source? So charge will be C into V. So that is equal to 18 into 10⁻⁻12 into 100. So that is equal to 1.8 नैनो कूलम। अब इन्हीं वैल्यूज को उसने 2.9 में यूज किया है, तभी हमने 2.8 को फटाफट कर लिया। तो अब 2.9 देखते हैं क्या कह रहा है। इसको मैं यहीं पे कर देता हूं सो दैट आप 2.8 में यूज किए हुए वैल्यूज को रेफरेंस में ले सकें। 2.9 वो कहता है इस कैपेसिटर में अब एक माइका की शीट इंसर्ट कर दी, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इस माइका शीट की थिकनेस है 3 मिलीमीटर। तो कहता है फर्स्ट केस में अगर वोल्टेज कनेक्टेड रह जाए, अगर वोल्टेज कनेक्टेड रह जाए तो चार्ज में कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो अगर वोल्टेज कनेक्टेड रह जाए तो इसका V फिक्स्ड हो जाएगा बेटा, V विल बी फिक्स्ड, V इज इक्वल्स टू Q बाय C। अब आप जानते हैं माइका शीट इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस जो है वो 6 टाइम्स C नॉट हो जाएगा, सो इट विल बी 6 टाइम्स 18 पिकोफैरेड, सो इट विल बी 108 पिकोफैरेड। कैपेसिटेंस अगर 6 टाइम्स हो गया है और V मेरा फिक्स्ड है क्योंकि वोल्टेज कनेक्टेड है, तो चार्ज को भी क्या होना पड़ेगा, चार्ज को भी 6 टाइम्स हो जाना पड़ेगा टू कीप द रेशियो फिक्स्ड। सो द न्यू चार्ज विल बी हाउ मच, इट विल बी 6 टाइम्स द ओल्ड चार्ज, दैट इज 6 into 1.8 नैनो कूलम। उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.08 into 10⁻⁻8 कूलम्स। लॉजिक समझ में आया। कैपेसिटेंस 6 टाइम्स हो गया तो वोल्टेज को फिक्स रखने के लिए चार्ज हैज टू बिकम्स आल्सो 6 टाइम्स। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि अगर वोल्टेज को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए देन व्हाट विल हैपन। वोल्टेज को अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, नाउ व्हाट विल हैपन दैट इन अ वोल्टेज डिस्कनेक्टेड सिचुएशन आपने पोटेंशियल सोर्स तो हटा दिया, पर क्योंकि वोल्टेज सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया है तो वायर्स खत्म हो गई, देखो कोई वायर्स अब कनेक्शन में नहीं है, तो जो मेरा चार्ज प्लेट पे है वो फिक्स रह जाएगा। माई क्यू विल रिमेन फिक्स्ड। क्यू होता है CV, दैट मीन्स जो मेरे चार्ज की वैल्यू थी 1.8 नैनो कूलम, इस वैल्यू को नहीं लेंगे, ये तो उस केस के लिए था, पार्ट 1 के लिए। जो ओरिजिनली चार्ज था वो फिक्स रहेगा। तो कैपेसिटेंस मेरा 6 टाइम्स ऑफ C नॉट हो गया है,
विच इज 108 पिको फैरेड, ये फैक्ट तो नहीं चेंज होगा। तो Q को फिक्स रखने के लिए वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा, पुराने वोल्टेज का बाय 6 होना पड़ेगा, एक 6 टाइम्स और दूसरा बाय 6, तभी वो प्रोडक्ट उसका फिक्स रहेगा। तो दैट मीन्स मैं अगर इस वोल्टेज को जैसे 100 वोल्ट लिया था, इसे अगर मैं वी नॉट कह दूं, है ना, तो मेरा जो फाइनल वोल्टेज हो गया दैट विल बी वी नॉट अपॉन 6, दैट इज 100/6, विच इज 16.6 वोल्ट। ठीक है, तो समझ में आया कि किस तरह से वोल्टेज सोर्स को कनेक्टेड रखने पे क्या होता है और वोल्टेज सोर्स को डिस्कनेक्ट करने पे कैपेसिटेंस में और वोल्टेज में, चार्ज में क्या फर्क आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम करते हैं सीरीज पैरेलल का। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये सेटअप कनेक्टेड है टू 100 वोल्ट सप्लाई। इनकी वैल्यूज हैं 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। वोल्टेज है 100 वोल्ट। अब आपको इसमें इक्विवेलेंट इसको देखना पड़ेगा कि ये सर्किट, इसको इक्विवेलेंट आप इसे कैसे कर सकते हैं। इसमें पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, थोड़े नाम दे देते हैं इसको, ए, बी, सी यूज नहीं करूंगा क्योंकि सी कैपेसिटेंस के सिंबल के तौर पे भी यूज होता है। तो पॉइंट डी, पॉइंट ई। आप नोटिस करो, पॉइंट्स ए एंड बी आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, आप इस पॉइंट को अगर कह देते हैं जी, तो आप देखिए ए एंड बी को, इन दोनों पॉइंट्स को यू कैन ज्वाइन टुगेदर। आप अगर इसे ज्वाइन टुगेदर कर देंगे तो ये सर्किट ऐसा दिखेगा। ये मैंने ए एंड बी को ज्वाइन कर दिया टुगेदर, इसको मैं ए कॉमा बी लिख देता हूं, और यहां से ये हो गया एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड, और ये हो गया दूसरा कैपेसिटर, ये भी 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पैरेलल में आ गए। तो ए एंड बी दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए, ये इसका एक एंड बन गया और दूसरा एंड क्या बन गया मेरा, ये वाला पॉइंट, दिस वन जी। तो ये जी वाला पॉइंट, ये पूरे लाइन पे जी वाले पॉइंट का ही पोटेंशियल रहेगा, तो मैं इसको जी पॉइंट कह सकता हूं। दूसरा वाला एंड जी से कनेक्टेड है। दोबारा देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये वाला प्लेट पॉइंट ए से कनेक्टेड है, ये वाला प्लेट पॉइंट बी से कनेक्टेड है। देखिए ये प्लेट ए से कनेक्टेड है, ये प्लेट बी से कनेक्टेड है। दूसरे वाले प्लेट्स देखिए, ये वाला प्लेट जी से कनेक्टेड है, ये वाला प्लेट जी से कनेक्टेड है, ये वाला प्लेट जी से कनेक्टेड है, ये वाला प्लेट जी से कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो, ये वाली वायर जा रही है, ये आगे जाएगी, जाकर ये वाला एंड आएगा। मान लीजिए इस एंड को आप कहते हैं एच। तो एच से एक प्लेट वन का कनेक्टेड है, एक प्लेट टू का कनेक्टेड है। तो इसको बनाते हैं, एक प्लेट वन का कनेक्टेड है, एक प्लेट टू का कनेक्टेड है। ये वन वाला है और ये टू वाला है। अब इनके दूसरे वाले एंड्स देखिए, वन का ये वाला एंड डी से कनेक्टेड है, ये वाला एंड ई से कनेक्टेड है। लेकिन अगेन डी एंड ई के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, सो डी एंड ई भी कॉमन पोटेंशियल पे हैं। पॉइंट्स डी एंड ई आर एट सेम पोटेंशियल, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो गया पॉइंट डी कॉमा ई, करेक्ट। मैं इसको उसी कलर से दिखा देता हूं। देखो एच से ये वाला प्लेट कनेक्टेड, एच से ये वाला प्लेट कनेक्टेड,
और इन्हीं कैपेसिटर के दूसरे वाले एंड जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाए हैं, ये डी से कनेक्टेड और ये ई से कनेक्टेड, एंड डी एंड ई सेम ही पॉइंट है क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ए बी को ज्वाइन करके बी का दूसरा सिरा है, वो बी का दूसरा सिरा इससे कनेक्टेड है, टू के इस कनेक्शन से। दैट मीन्स ए बी का ये वाला सिरा 2 माइक्रोफैरड के इस प्लेट से कनेक्टेड है। ये मैं इसको ऑरेंज कलर से दिखा देता हूं, आई एम यूजिंग द सेम कलर दोनों, ताकि आप रिलेशन देख पाओ। एंड उसके बाद ये देखो डी एन ई से, इसको मैं डार्क ब्लू से दिखा देता हूं, डी एन ई से ये वाला प्लेट 2 के यहां से कनेक्टेड है। तो ये आपका हो गया ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से आप देखें, पॉइंट ए का ही एक एंड इस 100 वोल्ट के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो पॉइंट ए का यहीं से एक और एंड 100 वोल्ट से कनेक्टेड है, और पॉइंट ई का ये वाला एंड 100 वोल्ट के नेगेटिव से कनेक्टेड है। पॉइंट ई का ये वाला एंड 100 वोल्ट के नेगेटिव से कनेक्टेड है। अब सर्किट सिंप्लीफाई हो गया सॉल्व करने के लिए। अब हमें पता है सीरीज पैरेलल में क्या होता है, ये 3 and 3 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में द फॉर्मूला इज C1 + C2। इन दोनों का इफेक्टिव क्या आ गया, 6 माइक्रोफैरड। इन दोनों का इफेक्टिव क्या होगा, ये भी पैरेलल में है, 3 माइक्रोफैरड, 2 + 1 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पॉइंट ए कॉमा बी के बीच में ये रिड्यूस होके 6 बन गया, फिर ये जी, ये एच, और ये वाला आपका क्या बन गया, 3, और ये पॉइंट है डी ई। तो वेरी क्लियर, ये 6 and 3 किस में हो गए, सीरीज में। तो 6 and 3 सीरीज का मतलब है 6 × 3/6 + 3। ये देख लीजिए, C1 C2/C1 + C2, दैट मीन्स 6 × 3/6 + 3, दैट इज 18/9, 2 माइक्रोफैरड। तो इस ब्रांच में एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रोफैरड, और इसके साथ में नीचे एक ब्रांच में और एक 2 भी है। तो इफेक्टिवली मेरा क्या बन गया, ये एक 2 ऊपर है और एक 2 नीचे है ना। इसके साथ नीचे एक था ना 2, हम भूल तो नहीं सकते उसको, ये वाला 2 तो था ना, ये वाला, ये 2 and 2 आ गया। नाउ 2 and 2 आर इन पैरेलल अक्रॉस दिस। इसका इफेक्टिव कितना हो गया, ये 2 and 2 का इफेक्टिव हो गया 2 + 2 4 माइक्रोफैरड। कितने वोल्टेज से कनेक्टेड है, 100 से। तो इसने पूछा है कि कितना टोटल चार्ज सप्लाई होगा इस नेटवर्क को। सो टोटल जो चार्ज सप्लाइड होगा, इट विल बी सी इफेक्टिव, जो टोटल मेरा सी इफेक्टिव आया है, टाइम्स द वोल्टेज, दैट इज 4 × 10⁻⁻6 into voltage, that is 100. So it is 4 × 10⁻⁻4 coulombs. तो आई होप आप समझे होंगे कि कैसे करके इस नेटवर्क को हमने सीरीज एंड पैरेलल में एनालाइज किया। एक बार क्विक रिकैप करते हैं इस वीडियो में क्या क्या किया हमने। तो देख लीजिए हमने सारे टॉपिक्स इसमें कवर अप किए हैं कि नहीं। कैपेसिटर्स, डेफिनेशन, यूनिट फैराड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको आइडिया देने के लिए था कि फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है। आपको जनरल सर्किट में नैनो फैराड एंड पिको फैराड में वैल्यूज मिलेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, फिर Q/V का रेशियो निकाला, ε0 A/d। और यहां से हमने ये देखा कि अगर हम इसमें कैपेसिटेंस के अंदर
एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। फिर हमने देखा कि कैपेसिटेंस के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक अलग अलग कॉम्बिनेशंस में डालेंगे तो कैसे करके ये सीरीज में आता है और कैसे करके ये पैरेलल में आता है। ये मैं आपको इस वीडियो के बाद एज अ होमवर्क दे रहा हूं कि आप यहाँ पे C1 C2 की वैल्यूज पुट कीजिएगा इसमें और इसमें, और उसके बाद आप मुझे रेशियो निकाल के दिखाइएगा C सीरीज अपॉन C पैरेलल का। इफ मैं आपको K1 K2 के न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देता हूं, अगर K1 मान लीजिए मैं 2 दे देता हूं और K2 मैं 3 दे देता हूं, तो मुझे CS अपॉन CP निकाल के दिखाइएगा। ठीक है, इसके बाद हमने सीरीज एंड पैरेलल देखा। सीरीज में क्या याद रखना है, पोटेंशियल डिवाइड्स द चार्ज रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। पैरेलल में द पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, द चार्ज डिवाइड्स, तो Q हो गया Q1 प्लस Q2 और इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाता है C1 प्लस C2। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटेंस, हमने एप्सिलॉन नॉट A बाई डी से वैल्यू निकाली, अगर वोल्टेज कनेक्टेड होगा तो पोटेंशियल फिक्स्ड और कैपेसिटेंस में चेंज एंड चार्ज में चेंज आएगा। सारा खेल देखिए एक ही फॉर्मूले का है, Q इज इक्वल टू CV का है। सेकंड पार्ट में अगर वोल्टेज डिस्कनेक्ट है तो चार्ज फ्लो बैक एंड फोर्थ नहीं कर पाएगा, चार्ज फिक्स्ड हो जाएगा प्लेट्स पे। सो अगेन कैपेसिटेंस 6 टाइम्स, तो वोल्टेज विल बिकम 1/6। एंड देन दिस क्वेश्चन ऑन सीरीज एंड पैरेलल जो कि हमने इतने डिटेल में आपको बताया, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म, पार्ट 1 ऑफ द कैपेसिटर्स। अभी पार्ट 2 में हम कैपेसिटर्स की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एक डाइलेक्ट्रिक को एक डिफरेंट थिकनेस से भरने पर और रिमेनिंग को खाली छोड़ देने पे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, राइट। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कैपेसिटर्स में अगर दो कैपेसिटर को हम ज्वाइन करते हैं तो कुछ लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, और उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो CBSE में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तौर पे आए हुए हैं। तो इसी के साथ, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं कैपेसिटर्स पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय। फिजिक्स पढ़ते रहिए फिजिक्स की पाठशाला में। थैंक यू सो मच।